लेखिका मनु भंडारी। कहानी जीती बाजी की हार। कॉलेज में 3 लड़की आई। नाम थे आशा, नलिनी और मुरला। अन्य लड़कियों से दूर तीनों ने अपनी अलग ही दुनिया बना ली। फुर्सत के समय या तो तीनों पुस्तकालय में बैठी रहती या पढ़ी हुई पुस्तकों पर बहस करती। कवि, लेखक, उपन्यासकार सभी उनकी आलोचना का शिकार बनते। और आलोचना भी ऐसी वैसी नहीं, उनमें मौलिकता रहती थी। उनका अपना अपना दृष्टिकोण रहता था। जो सुनता दाद दिए बना नहीं रहता। वैसे तो सभी विषयों की ओर उनकी रुचि थी, फिर भी साहित्य की ओर कुछ अधिक झुकाव था। पढ़ना, लिखना और बहस करना, इसके अतिरिक्त इन बुद्धिजीवी लड़कियों की रुचि का मुख्य विषय रहता है। ये तीनों कितनी उदासीन थी, इसका अनुमान उनके बिखरे बालों और कपड़ों से सहज ही लगाया जा सकता था। सिलाई, बुनाई और कढ़ाई, जो लड़कियों का अवकाश बिताने का मुख्य साधन रहा करते, कभी भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके थे। शादी, सिनेमा, कपड़ों का लेटेस्ट फैशन, जो लड़कियों की चर्चा का मुख्य विषय रहा करते थे, उनसे कोसों दूर थी। कॉलेज में कुछ लड़कियां विवाहित भी थी। वे सदैव अपने अपने पतियों की रुचि अरुचि का बखान करती रहती थी और ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह उनके विचारों को ही उगला करती थी। ऐसी लड़कियों पर इन तीनों को बेहद तरस आता था। ऐसा तरस जिसमें उनके प्रति सहानुभूति की अपेक्षा अपने अहम की भावना ही अधिक रहती थी। एक पढ़ी लिखी लड़की किस प्रकार अपने विचार और व्यक्तित्व को शून्य में बदलकर इस प्रकार पति के रंग में रंग सकती है, यह बात इन बुद्धिजीवी और अपने ही व्यक्तित्व के भार से दबी लड़कियों के लिए कल्पना थी। अन्य लड़कियों के हीनता की भाव से भरे जीवन पर सदा ही ये तरस खाया करती थी। शायद शिक्षा का ऐसा दुरुपयोग उन्हें तरस खाने पर मजबूर कर देता था। पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। कॉलेज के जीवन में ये लोग बहुत घुल मिल तो नहीं पाई, पर इन्होंने ख्याति बहुत प्राप्त कर ली। कुछ अपने असाधारण व्यक्ति के कारण, कुछ अपनी विद्वत्ता के कारण। गर्मियों की इन छुट्टियों में तीनों घूमने चली गई। तीनों में पत्र व्यवहार चलता रहा। पत्रों का मुख्य विषय रहता पढ़ी हुई पुस्तकों की समालोचना। छुट्टियां व्यतीत करके तीनों लौट आई, पर इस बार आशा और मुरला ने देखा कि नलिनी कुछ बदल गई है। बात करते करते वह शून्य की ओर देखने लगती और देखते ही रह जाती। अगर किताब खोलकर बैठती है तो बैठी ही रहती। 1 घंटे बाद भी जाकर देखो तो उसकी पृष्ठ संख्या नहीं बदलती। पढ़ने में उसकी तबीयत ही नहीं लगती। मन बस उचट्टा उचट्टा रहता है। और अंत में एक दिन उसने बताया कि उसका संबंध पक्का हो गया है और जल्दी ही उसे शादी भी करनी पड़ेगी। उसके कहने के ढंग से लग रहा था कि उसमें उत्साह की अपेक्षा विवशता अधिक है। मुरला तो मानो आसमान से गिर पड़ी, प्रश्नों की बौछार सी कर दी। सब उत्तरों का सारांश यही था कि घर का वातावरण देखते हुए वह जानती थी कि शादी उसे करनी ही पड़ेगी। जब उसे अपने अनुकूल प्राप्त नजर आया तो स्वीकृति दे दी। अपने अनुकूल प्राप्त के विषय में उसने बताया कि वह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति है और सभी कुछ बस अच्छा ही है। मुरला को नलिनी का विवश भाव से यह सब मान लेना पसंद नहीं आया। वातावरण क्या खाक करेगा? अपनी इच्छा न हो तो घर का वातावरण क्या, वह तो दुनिया को बदल दे। नलिनी बिना बीए की परीक्षा दिए ही विवाह करके चली गई। पुस्तकें सब साथ ढोकर ले गई कि पढ़ाई करके वह मार्च में परीक्षा देने जरूर आएगी। पर मार्च में उसके स्थान पर उसका एक भूला भटका सा पत्र आया कि अवकाश के अभाव में वह तैयारी नहीं कर सकी।
अंततः वह इस साल परीक्षा नहीं देगी। मुरला और आशा को उसके अमूल्य 1 वर्ष की बर्बादी पर बेहद दुख हुआ और आश्चर्य भी कि ऐसी क्या समय की कमी आ पड़ी थी जो वह पढ़ाई नहीं कर सकी। उनके विचार से तो पढ़ाई के लिए सब काम छोड़े जा सकते हैं। पूरे 1.5 वर्ष बाद नलिनी अपनी 5 महीने की कन्या को लेकर आई। मुरला और आशा खबर मिलते ही उसे मिलने गई। उस समय वह शायद कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। वेशभूषा देखकर एक बार तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर अविश्वास करने का कोई कारण भी नहीं था। वह ऊपर से नीचे तक सजी सवरी, लिपि पुती बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। नलिनी तो देखते ही दोनों से लिपट गई, पर मुरला तो आश्चर्य के मारे अपनी स्वाभाविकता को ही खो बैठी। वह सोच रही थी कि जिस नलिनी ने कभी भूलकर भी अच्छी साड़ी नहीं पहनी, अपने को सजाया नहीं, वही यह सजना कैसे सीख गई। शायद मन ही मन वह अनुमान भी लगा रही थी उस समय का, जो इस प्रसाधन में उसने व्यर्थ ही गवाया होगा। नलिनी ने उनके हालचाल पूछे, कॉलेज के हालचाल पूछे और फिर अपने हालचाल का ब्यौरा आरंभ किया। कितना समय वह घर संभालती है, कितना समय बच्ची पर देती है, फिर शाम को क्लब जाती है। क्लब के जीवन पर भी उसने प्रकाश डाला। फिर बताया कि वह आजकल केवल किताबी कीड़ा ही नहीं रही, काफी काम की लड़की हो गई है। उसने सिलाई सीख ली है और घर पर ही सिलाई करके काफी किफायत कर ली है। घर के बाद पति का नंबर आया तो विद्यार्थियों की समस्याओं पर, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोषों पर, अनुशासन की कमी पर एक सदा सदाया भाषण ठोक दिया। कुछ इस भाव से मानो उसके पति नहीं, वह स्वयं ही प्रोफेसर हो और रोज ही इन समस्याओं का सामना करती हो। साथ ही यह बताने भी नहीं चुकी कि विद्यार्थियों में उनके पति कितने लोकप्रिय है। पति के बाद बच्ची का नंबर आया। बच्ची को गोदी में लेकर उसने उसकी अदाओं की, उसकी समझदारी की बातें जो सिलसिला आरंभ किया, तो वह यह भूल भी गई कि जरा यह भी देख कि सामने वालों को उसमें रुचि ले रहे या नहीं। परिणाम यह हुआ कि आशा और मुरला ने उत्कंठा भरे स्वर में कहा, अब चलेंगे, और दोनों उसे घर आने का निमंत्रण देकर चले गए। बाहर निकलते ही आशा ने कहा, मेरा घर, मेरा पति, मेरी बच्ची, मानो इसके अतिरिक्त और कुछ ही नहीं उसकी दुनिया में। उस 5 महीने में मांस के लोथड़े में उसे जाने कहाँ की समझ और होशियारी दिख रही थी। बुरी तरह बोर कर दिया। नलिनी जैसे लड़की भी इस तरह बदल सकती है, पुस्तकों से नाता तोड़ परिवार की सीमा में बन सकती है। यह उनके लिए आश्चर्य ही नहीं, घोर दुख का कारण भी था। दोनों ने एमए का प्रथम वर्ष समाप्त किया। अब द्वितीय वर्ष की तैयारी थी। इस बार दोनों ने निश्चय किया कि वे यूनिवर्सिटी का प्रथम और द्वितीय स्थान अपने हाथ से नहीं जाने देंगी, और इसलिए वे गर्मियों में बाहर भी नहीं गई। पर दिवाली की छुट्टियों में आशा ने बताया कि उसे 1 सप्ताह के लिए मामा के यहाँ जाना है। माँ का आग्रह और मामा की मनुहार वह टाल नहीं सकती। सप्ताह भर पढ़ने लायक पुस्तकें लेकर वह मामा के यहाँ चली गई। पहुँचने के दूसरे दिन ही मामा ने उसका परिचय वहाँ एक कवि से करवाया था। साहित्यिक रुचि होने का कारण दोनों में जल्दी ही बातों का सिलसिला जम गया। आशा ने महसूस किया कि व्यक्ति प्रभावशाली है, प्रतिभा संपन्न है, उसकी बातों में सत्य है और कहने का ढंग ऐसा है कि वह अपनी बात मनवा ही लेता है। कवि महाशय रोज संध्या को आते, घंटों बैठते, साहित्य पर लंबी लंबी बहस होती, कविता पाठ होता। उस समय आशा दूसरे ही लोक में होती है। आशा ने महसूस किया कि वह कवि की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से करती है, देरी होने से कुछ बेचैनी सी महसूस करती है। साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि कवि की बातों में, उसके व्यक्तित्व में पुस्तकों की अपेक्षा कुछ अधिक आकर्षण है।
वह स्वयं अपने मनोभाव में भारी परिवर्तन महसूस करने लगी। अब चाहकर भी बिखरे बाले और अस्त व्यस्त कपड़ों में कवि के सामने नहीं आ पाती। कभी उमंग में वह बालों में फूल भी लगा लिया करती थी। मामा ने लक्ष्य किया तो समझ गए कि लक्षण शुभ है। दोनों को काफी निकट लाकर अपना उद्देश्य पूरा करके उन्होंने आशा को रवाना कर दिया। एमए की परीक्षा समाप्त करते ही आशा विवाह करके चली गई। मुरला अकेली रह गई। मुरला के जीवन में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया था। वही घर, वही यूनिवर्सिटी, वही पुस्तकालय। फिर वह जीवन से संतुष्ट ही नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। उसे ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं थी। एमए में मुरला सारी यूनिवर्सिटी में प्रथम आई। बधाई और प्रशंसाओं का समा बन गया। अखबारों में उनका नाम छपा था। साथ ही यह भी छपा था कि देश को ऐसी लड़कियों पर नाज है। कुछ युवकों ने विवाह की इच्छा भी प्रकट की, पर उसने साफ इनकार कर दिया। माँ बाप ने बहुत समझाया था कि जिससे भी चाहे विवाह कर ले, पर उसने साफ कह दिया था कि वह विवाह को बंधन समझती है। विवाह के परिणाम बच्चों को उन्नति का बाधक समझती है। सचमुच ही उसके मन में इन सब के लिए कभी लालसा नहीं जागी। अपनी प्रशंसा से उल्लासित होकर उसने विश्वविद्यालय में शोध कार्य आरंभ कर दिया। सारे समय वह पुस्तकालय में पुस्तकों से उलझती रहती। पुस्तकें ही उसका सर्वस्व थी। एक वर्ष में उसने अपनी थीसिस के 2 अध्याय पूरे कर लिए। आजकल वह तीसरे अध्याय की तैयारी में थी। एक दिन हाथ में पुस्तकों का ढेर संभाले वह पुस्तकालय से घर की ओर जा रही थी। अचानक आशा का छोटा भाई मिला। उसने बताया, सामने वाले अस्पताल में आशा को लड़का हुआ है। यूं आए तो उसे 1 महीना हो गया, पर शर्म के मारे उसने किसी को बताया नहीं। मुरला सीधी अस्पताल में पहुंची। इतनी ढेर किताबों के साथ मुरला को देखकर आशा ने हंसते हुए पूछा, आओ पंडिता, और कितने मीर मार लिए? मुरला ने कहा, अरे मीर तो तुम मारो, हम क्या करेंगे? इसके बाद बहुत सी बातें हुई। मुरला ने अपनी थीसिस के बारे में एक विस्तृत वृत्तता झाड़ी तो आशा ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि उसकी पढ़ाई करीब करीब छूट ही गई थी। अब बच्चे की वजह से शायद एकदम ही छूट जाए। इसके बाद उसने बताया कि उसके पति के कितने काव्य संग्रह छप चुके और कितनी प्रशंसा हुई। प्रकाशकों को कोसने से भी बाज न आई। कागज न मिलने से कितना काम रुका पड़ा है, यह भी बताया। तब उसकी नजर पालने में पड़े बच्चे की ओर गई। उसकी आंखों से वात्सल्य टपक रहा था। उसने कहा कि ज्योतिषी ने बताया कि उसका बेटा बड़ा होनहार है। उस 5 दिन के बच्चे को लेकर वह जितना कुछ कह सकती थी उसने कहा। तभी मुरला को याद आया कि नलिनी की 5 महीने की बच्ची जिस आशा को मांस का लोथड़ा प्रतीत हो रही थी, उसी आशा को अपना केवल 5 दिन का बच्चा भी कितना चंचल और होनहार दिखाई दे रहा है। अंत में आशा ने कहा, अच्छा अब यह बता कि तू शादी कब कर रही है? वह सब तुम लोगों को मुबारक हो। शादी करके मैं अपने व्यक्तित्व को नहीं बेच सकती, मुरला ने कहा। एक समय मैं भी ऐसा सोचती थी, पर अब नहीं। यदि तू शादी को व्यक्तित्व बेचना ही समझती है तो इतना मैं अवश्य कहूंगी कि जिस कीमत पर हम व्यक्तित्व बेचते हैं वह इतनी अवश्य होती है कि सौदा घाटे का नहीं रहता। फिर बच्चे, अब सोचती हूँ शायद बच्चों के बिना जीवन अधूरा ही रहता है। आशा का विभोर कथन था। मुरला वाह रे अम्मा जी, तू तो ऐसे ही बोल रही है जैसे 10-5 बच्चों की माँ हो। 5 दिन से माँ बनी है और मुझे जीवन की अपूर्णता समझा रही है। आशा मुस्कुराई। तू लाख बातें बघार, यह मैं शर्त बदल कर कह सकती हूँ कि शादी तुझे करनी ही पड़ेगी और तू करेगी भी। अभी जरा बहुत तारीफ हो गई है ना, उसी जोश में फूली फिर रही है। यह उबाल ठंडा होते ही शादी के लिए जान निकलने लगेगी, समझी? क्यों, कयामत आई है तेरी? जानती है किससे शर्त लगा रही है? यह मुरला है, मुरला, बड़े चुनौती भरे स्वर में मुरला ने कहा।
मुरला हो चाहे कोई, इतना जानती हूँ कि जिससे शर्त लगा रही हूँ वह सब कुछ होकर भी नारी है, और नारी को एक साथी चाहिए, एक सहारा चाहिए, एक परिवार चाहिए और बच्चे चाहिए। उससे उच्च शिक्षा भी उसकी इस भावना को कुचल नहीं सकती। मुरला खींच गई। क्या तकियानुसी लोगों जैसी बातें करती है। सहारा उसे चाहिए जो अपने को अबला समझे। मैं सबला हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। बच्चों को तो मैं अपनी उन्नति का बाधक समझती हूँ। अच्छा छोड़ यह सब बातें, जीत गई तो क्या देगी? आशा ने कहा। तू जीत नहीं सकेगी मुरला। कोई जीत गई तो जो मांगेगा सो दूंगी, तू कुछ भी मांग लेना। इसके बाद इधर उधर की बातें करके मुरला निकली तो उसे जाने कैसा कैसा लग रहा था। कहने को तो वह बहुत कुछ कह आई थी, पर वह स्वयं महसूस कर रही थी कि एक अजीब सा सूनापन उसके हृदय में भर रहा है। पहली बार उसे पुस्तकों का बोझ कुछ असह्य सा प्रतीत हुआ। एक अजीब सी कल्पना उसके मस्तिष्क में दौड़ गई कि उन किताबों के स्थान पर उसके हाथ में भी आशा के बच्चे की तरह एक कोमल सा गुदगुदा सा बच्चा हो तो। पर दूसरे ही क्षण उसने अपनी मूर्खतापूर्ण भावना को कमजोरी कहकर अपने बुद्धि के अंकुश से दबा दिया। घर जाकर उसने देखा कि पड़ोसी की बच्ची उसके कमरे में कागज इधर उधर कर रही है। उसने बिना मतलब उसको एक चाटा जमा दिया और हाथ पकड़कर कमरे से निकाल बाहर कर दिया। बच्ची इस अप्रत्याशित मार से इतनी सहम गई कि रो भी नहीं पाई, भयभीत सी भाग गई। मुरला उसे देखती ही रह गई। उसे मारकर ही उसे लग रहा था कि जैसे उसने आशा से शर्त जीत ली। 15 वसंतों ने आंख मिचौनी की। मुरला आज भी अविवाहित थी और शिक्षा विभाग के एक ऊंचे पद पर पहुंच गई थी। वह एक सभा का सभापतित्व करने इलाहाबाद गई कि अचानक उसकी भेंट आशा से हो गई। आशा उसे मैं समान के अपने घर घसीट ले गई। 2 दिन मुरला उसके यहाँ रही। उसे आशा का घर, उसके 3 बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आशा की 5 वर्ष की छोटी बच्ची ने 2 दिन में ही मुरला से हिलमिल गई। इन 2 दिनों में दुनिया भर की बातें हुई, पर किसी ने भी उस शर्त वाली बात को नहीं चलाया। तीसरे दिन मुरला जाने वाली थी। उस दिन आशा ने कहा, मुरला, शर्त की बात तुझे शायद याद होगी। मैं हार गई, अब तू जो चाहे मांग ले, मैं दूंगी। सच पूछे तो अपनी हार में भी मुझे प्रसन्नता है। देख, हार गई ना। पर उसके स्वर में विजय का उल्लास न था। अच्छा जा, छोड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आशा ने कहा, नहीं नहीं, तुझे मांगना ही होगा, जो चाहे सो मांग ले। मुरला एक क्षण को खामोश रही, फिर बोली, अच्छा मांग लो, इनकार तो नहीं करेगी? आशा हंसी, अरे मांग लेना, बहुत बड़ा दिल पाया है। फिर तू तो यूं भी कुछ मांग ले तो मना न करूं, और अभी तो हार बैठी हूं, किस मुंह से मना करूंगी। मुरला ने पास बैठी हुई आशा की सबसे छोटी लड़की को पास खींचकर प्यार करते हुए कहा, तो ये अपनी छोटी बिटिया मुझे दे दे। धन्यवाद। अभिवाचिका योगिता राणी।